जैसे आरक्षण के बारे में इंडिया में जो बात चलती है, अगर इसमें थोड़ा पुराना अगर जाएं तो सबसे पहले ये आरक्षण लागू हुआ था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के नाम पे। उसके बाद में ये मद्रास स्टेट में लागू हुआ था। मद्रास पहले मद्रास स्टेट था, जो पूरा साउथ को मद्रास स्टेट बोला जाता था। उसमें ये था, इन्होंने जिस तरह से उसको रामसे अवार्ड बोलते हैं, रामसे अवार्ड में किस तरह से लागू हुआ था कि ये किसानों के लिए सीटें इतनी हैं, 14 सीटों में से डिवीज़न था कि 6 किसानों की, 2 नॉन हिंदूज़ की, 2 मुस्लिम की, 2 क्रिश्चियन की, 2 हिंदू ब्राह्मणों की, इस तरह से इन्होंने डिवीज़न कर रखा था। कुल मिला के ये 14 सीटों में वो था। उसके बाद में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने में इन्होंने क्या किया था कि जो आर्टिकल 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 के सारे आर्टिकल्स के सिर्फ सी तक इन्होंने डिफाइन किए थे। उसमें सबको बोला था सब इक्वल है, सब इक्वल है। जबकि उससे पहले जिन भी लोगों को आप संविधान निर्माता के तौर पे जान रहे हो, या जिन लोगों को आप बोल रहे हो कि सोशल जस्टिस के पैरोकार हैं वगैरह वगैरह, वही लोग उसी संविधान सभा में बैठे हुए थे। उन लोगों ने कोई भी इस तरह की रिप्रेजेंटेशन की बात संविधान सभा की मीटिंग्स के दौरान नहीं उठाई। उन्होंने पहले क्या किया, हिंदुस्तान में जो जनसंख्या आधारित आरक्षण लागू था उसको खत्म करने के लिए सबसे पहले तो सबको इक्वल घोषित कर दिया। इक्वल घोषित करते ही केस लेके गए ये इसमें मद्रास हाई कोर्ट में। मद्रास हाई कोर्ट ने फिर संविधान को बेसिस मानकर उस आरक्षण को वॉइड घोषित कर दिया। और उस आरक्षण को वॉइड घोषित करने के बाद में उसी संविधान सभा में, जिसने कि आरक्षण के बारे में कोई बात नहीं की, कुछ नहीं बात की, उन्होंने 20% आरक्षण अपनी ओर से जारी कर दिया। जबकि नए लोग नहीं आए थे। उस संविधान सभा का चुनाव जब तक नहीं हुआ था 1952 से पहले ही, 1951 में ही इन्होंने नया आरक्षण का पैटर्न लागू कर दिया, जिसमें कुछ जातियों को इन्होंने आरक्षण दे दिया। और वो जातियां भी कौन थी? वो एक पार्टी थी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नाम पे। उस पार्टी को जितनी भी जातियां समर्थन कर रही थी उनको इन्होंने शेड्यूल कास्ट घोषित कर दिया। तो ये एक अजीब तरह का एक्सपेरिमेंट था जो इंडिया में लागू हुआ। जिस तरह से ये लागू हुआ उस तरह से आप समझ सकते हैं इसकी मंशा कोई बहुत अच्छी थी नहीं। उसके बाद में फिर ये आरक्षण को लागू किया गया, उसमें ABC के बाद में D और E जोड़े गए। उसके बाद में फिर आरक्षण को लागू करने का आप तरीका देखिए। आरक्षण इन्होंने साउथ में लागू कर रखा है, उसमें बोल रहे हैं कि भाई 72% तक आरक्षण जायज़ है। उसमें बोल रखा है कि जी उन्होंने तो आर्टिकल 9 में इसको डाल रखा है। तो एक बात बताइए, कोई ये समझाए कि भाई नॉर्थ में आर्टिकल 9 में डालने से कौन रोक रहा है? जब आपके पास एक अवेलेबल है कि वहाँ पे 9 में डालने के बाद में 72% आरक्षण तक जा सकते हो, तो भाई नॉर्थ में कौन रोक रहा है? सरकार इस पर सोल्यूशन क्यों नहीं चाहती? जातीय महासभाएं इस पर सोल्यूशन क्यों नहीं चाहती हैं? जबकि सोल्यूशन बड़ा आसान है। आप भाई सीधी सी बात है, आपने एक ही जाति को 25 नाम से कर दिया, हल्के हल्के चेंज के नाम पे, कुम्हार, प्रजापत, ऐसे करके आपने हर जाति के 25 नाम कर दिए। 25 नाम करते करते आपने 6743 जातियाँ आपने लिस्टेड कर दी। जबकि अगर आप देखोगे तहसील लेवल पे या गांव लेवल पे 7-8 जातियों से ज़्यादा जातियाँ नहीं होती हैं। आप उनको बड़ी आसानी से रिप्रेजेंटेशन दे भी सकते हो जाति के हिसाब से। परंतु कोई भी ना, सरकार की ओर से ये कोशिश हो रही है कि भाई इस मैटर को रिजॉल्व किया जाए। सरकार ने सबको उलझा रखा है। सरकार एक तरफ कहती है हम नौकरी देंगे, और नौकरी देंगे उसमें आरक्षण देंगे। आरक्षण में अपना हिस्सा मांगने के लिए आप सारी जातियाँ एक दूसरे को गालियाँ दो। सभी जातियाँ एक दूसरे को गालियाँ दे रही हैं, एक दूसरे के पॉलिटिकल अपोनेंट बन के खड़े हुए हैं। ज़्यादातर वोटिंग जाति के आधार पर हो रही है। जाति के आधार पर ये नहीं हो रही कि भाई हमारी जाति का भला हो, इस आधार पर हो रही है कि दूसरी जाति का हम कितना नुकसान कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा अजीब सा फिनोमिना यहाँ शुरू हो रखा है, जिसका कोई आदमी सोल्यूशन नहीं चाहता है। जो जातीय महासभा के लोग हैं वो भी सोल्यूशन नहीं चाहते, क्योंकि सोल्यूशन हो जाएगा, सब लोग अपने अपने काम लग जाएंगे, तो जातीय महासभा के अध्यक्षों को या उनको पूछेगा कौन? भाई लोग पूछेंगे तभी जब तक कि उनकी परेशानियाँ जारी रहें। इसका जबकि सोल्यूशन बड़ा आसान है कि आप जिला लेवल, तहसील लेवल की एक यूनिट ले लीजिए। तहसील लेवल पे आप आरक्षण को लागू कीजिए। वहाँ पे जाति के हिसाब से मतलब उसे वो आरक्षण मिले और वो अपना आरक्षण भी जारी रख सके, वो अपना अपलिफ्टमेंट भी हो। और गांव के लोगों को आरक्षण देने का कारण क्या है? क्योंकि उनके पास ना कोचिंग की सुविधाएं हैं, ना स्कूलिंग की बहुत बड़ी सुविधाएं हैं, ना ही उनके पास फाइनेंशियल पैसा कमाने का बहुत ज़्यादा बड़े जरिए हैं। तो दूसरी बात यह है कि वो अपने आप को इस रेट रेस से बाहर भी रखे हुए हैं। तो उन्हें कोशिश की जाए कि उन्हें ये सारी चीज़ें मिले, सो दैट कि समाज में इक्वालिटी आए। इक्वालिटी भी हमारे संविधान की एक बहुत बड़ी बात है, जिस पे कोई बात नहीं करना चाहता। इक्वालिटी सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ दिखने के लिए इक्वालिटी है। इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस भी आनी चाहिए, इक्वालिटी इन टर्म ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ भी आनी चाहिए,
और ये जो जितने भी सामाजिक न्याय पे बात करते हैं वो लोग इस मामले में समाज को गालियाँ देते रहते हैं। भाई समाज थोड़ी इक्वालिटी प्रोवाइड कर सकता है, समाज के पास तो कोई ऐसा मैकेनिज्म भी नहीं है जिससे वो इक्वालिटी प्रोवाइड कर सके। सरकार कर सकती है, तो आप सरकार से क्वेश्चन कीजिए कि भाई सरकार क्यों नहीं इसका सोल्यूशन कर रही है। आप एक दूसरे की जातियों गाली कर देने के कि ये खा गया ये खा गया, उसकी जगह आप सरकार से बात कीजिए कि भाई सरकार आपने इस तरह क्यों कर रखा है। एक जगह आप आर्टिकल 9 देके 72% कर रहे हो, अगली जगह आप बोल रहे हो कि भाई आप 50% से ज़्यादा हो गया इसलिए सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, सुप्रीम कोर्ट के रिसोर्सेज आप वेस्ट करोगे 15 साल 20 साल 25 साल, फिर 25 साल बाद आप फैसला करोगे बाइफरकेट करो, ये करो वो करो, उसमें भी आप कोई क्लियर कट गाइडलाइन नहीं दोगे। भाई इससे बेहतर ये है कि आप उसको तहसील लेवल पे लागू कीजिए। एक तो ये कुछ